न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। AI-171 क्रैश हादसे के दृश्य सामने आए, हर तरफ मलबा। भारत मत्स्य उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर, बोले ललन सिंह। AI-171 विमान हादसे पर रामदास आठवले का बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। AI-171 क्रैश हादसे के दृश्य सामने आए हैं, हर तरफ मलबा। लंदन जाने वाले एयर इंडिया का विमान भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया है। घटनास्थल से मिली तस्वीरों में विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है और उसका एम्प्लेनेज यानी शेंशन जमीन पर बिखरा पड़ा है। इस दुर्घटना का असर इतना जबरदस्त था कि पास ही स्थित BG मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हॉस्टल की इमारत पर आग लग गई, जिसमें इमारत बुरी तरह जलकर खाक हो गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और मौके पर दमकल विभाग और आपदा प्रबंधक की टीम में मौजूद है। अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं। हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी में गंभीर नुकसान की आशंकाएं जताई जा रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत मत्स्य उत्पाद में दुनिया में दूसरे नंबर पर, बोले ललन सिंह। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने देश के मत्स्य उत्पादन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत मत्स्य उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है और इनमें सबसे अहम योगदान अंतर्देशीय राज्यों का है। करीब 70% मंत्री ने यही बताया है कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों के साथ इस दिशा में महत्वपूर्ण बैठक की है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एक तकनीकी सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों और राज्यों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। इसके बाद केंद्र सरकार मत्स्य उत्पाद को लेकर बढ़ावा देने के लिए भविष्य की राजनीति तय करेगी। मंत्री का मानना है कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। का उत्पादन पहले बढ़ाना है, गुणवत्ता तो बाद में बढ़ेगा। पहले तो आज की तारीख में जो पूरे हम दुनिया में, विश्व में हम मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, हमारा देश है, और उसमें 70% जो सहयोग है वो अंतर्देशीय राज्यों का सहयोग है। लगभग 137% का ग्रोथ हुआ है पिछले 10 वर्षों में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण। उनके जो इनिशिएटिव लिए गए मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसका कारण है। लेकिन आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो अंतर्देशीय राज्य हैं उसमें मछली के उत्पादन को और बढ़ाने के अपार संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को तलाशने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ जो अंतर्देशीय राज्य हैं उनके मंत्रियों के साथ, राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है। उनकी बात हम लोगों ने सुनी है, और बाद में सेकेंड हाफ में टेक्निकल सेशन भी होगा, उसमें लोग चर्चा करेंगे। इन सारे चीज़ों के बाद फिर हम लोग कोई आगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अगले वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके बाद फिर आगे अगर ये योजना बनेगी तो उसमें क्या क्या और भी कंपोनेंट जोड़ा जा सकता है, उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है 5 साल के अनुभव के आधार पर, उन सारी चीज़ों पर उनका परामर्श लेंगे और फिर उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिनिस्ट्री में किस स्तर पे इनलैंड फिशिंग देश में है सर? कितनी मात्रा, कितना बढ़ाने का आपने लक्ष्य तय किया है? मैंने बताया कि हमारा 10 साल में लगभग 134% प्रोडक्शन बढ़ा है इनलैंड फिशिंग का। पूरे फिशिंग सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो 103% का ग्रोथ है पूरे देश में, और उसमें जो इनलैंड फिशिंग है उसका योगदान सबसे ज्यादा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसमें काफी ग्रोथ है और अभी और संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। मिनिस्ट्री में देश में और कोऑर्डिनेशन की बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण जो आपका लक्ष्य है या जो आप कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव नहीं है सर देश में, और इसलिए कि जो ये मछली का उत्पादन जो है वो राज्य का विषय है।
राज्य सरकार उसको करती है। हमारे यहाँ योजनाएं आती है, राज्य सरकार अनुशंसा करती है, हम योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। किस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, किस मात्रा के रूप में करते हैं? हम पूरा एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, हम सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना दे रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स की, प्रोडक्शन यूनिट्स की, प्रोसेसिंग यूनिट्स की, ये सब का स्थापना करें, वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट अगर हमारा जो डबल हो गया पिछले 10 साल में, 30,000 करोड़ से हम 60,000 करोड़ पर पहुंच गए, तो ये अगर हमारा डबल हुआ है तो आज इनलैंड स्टेट्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है इनलैंड स्टेट्स का। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन होगा, प्रोसेसिंग होगा, बेहतर प्रोसेसिंग होगा, तो उनका भी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होगा और ये एक्सपोर्ट के आगे उसको जोड़ा जा सकता है। फिशरमैन विलेज की बात की जा रही है, ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, ये कैसे एप्लीकेबल होगा? सब एप्लीकेबल है। अभी हम लोग कोस्टल इलाके में बना रहे हैं रेसिलेंट, क्लाइमेट रेसिलेंट विलेजेस, तो हम इनलैंड स्टेट्स में भी बनाएंगे। अभी चर्चा हुई है, उस पर अभी हम लोगों ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया, लेकिन जो कोस्टल स्टेट्स हैं उसमें हमने क्लाइमेट रेसिलेंट विलेजेस 100 सेलेक्ट कर लिया और NFDB उसका नोडल एजेंसी है, वो उसके निर्माण का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI-171 विमान हादसे पर रामदास आठवले का बयान। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने AI-171 विमान हादसे को बहुत बड़ा हादसा बताया। हादसे में 242 में से केवल एक ही यात्री बच पाया है। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल है। जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने AI-171 विमान हादसे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना बताया है। इस दर्दनाक हादसे में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से केवल एक ही व्यक्ति बच पाया है। आठवले ने बताया कि मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपानी भी शामिल है। उन्होंने कई वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे थे। मंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस हादसे की पूरी और पारदर्शिता जांच राम मोहन नायडू के नेतृत्व में कराई जाएगी, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुझे लगता है कि जो विमान मतलब अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, ये रोज उड़ान मतलब अहमदाबाद से लंदन होता था और एक 8-9 घंटे की सफर मतलब अहमदाबाद से लंदन की होती है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI-171 हादसे से पहले विमान में उड़ान भरने वाले यात्री का खुलासा। मुंबई से आकाश वत्स ने ANI से विशेष बातचीत में बताया कि उन्होंने AI-171 के हादसे से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली से अहमदाबाद तक की उसी बोइंग 787 ड्रीमलाइन में उड़ान भरी थी। आकाश ने कहा कि उड़ान के दौरान उन्हें विमान के बाहरी फ्लैंक में असामान्य हिलने और स्थिति नजर आई थी, जो कि विशेषज्ञ बेहतर समझ पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विमान जमीन पर खड़े होने के समय एयर कंडीशनर ठीक से काम नहीं कर रही थी। क्रूजिंग ऊंचाई पर फैंस का पिछला हिस्सा बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जो चिंता का विषय था। हालांकि कई विमान विशेषज्ञों ने कहा कि उड़ान में एयर कंडीशनिंग का बंद हो जाना सामान्य होता। आकाश ने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन क्रू जल्दी में था क्योंकि विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि एयर कंडीशनिंग चालू रहने के बावजूद तापमान में उतार चढ़ाव जारी था। विमान से उतरने के बाद जब वे शटल बस में चढ़े तो कई अन्य यात्रियों ने बताया कि बस का एयर कंडीशनिंग विमान के मुकाबले बेहतर काम कर रहा था। मैंने फ्लाइट बोर्ड करी दिल्ली से, वही सेम एयर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था जो कि कल AI-171 में क्रैश हुआ है। ये दिल्ली से फ्लाइट जब टेक ऑफ करी थी, ये AI-4231 बन के चली थी दिल्ली से। इसका शेड्यूल्ड डिपार्चर था 9:50 AM 12 जून 2025
और इसका अराइवल टाइम था अहमदाबाद में 11:30 AM 12 जून 2025। हमारा फ्लाइट जो AI423 था दिल्ली से अहमदाबाद के लिए टेक ऑफ हुई है 10:07 पे एग्जैक्ट टेक ऑफ, और 10:13-14 पे ये लैंड हुआ है। मैंने इसका वीडियो शेयर किया है, उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग है, क्योंकि मैं दिस इज व्हाट आई डू, मेरे है मैं टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम वीडियो बनाता, तो उसमें सारा कैप्चर हुआ है। फ्लाइट टेक ऑफ ओके था, कोई इशू नहीं लगा एज सच। जब मैं बैठा था बैठने वो इशू नहीं लगा। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने बाद में देखा, तो मुझे थोड़ा सा मैं जिस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बीइंग ए पैसेंजर, मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ थोड़ा अनयूजुअल मुझे लगा बाहर फ्लैप्स को देखकर, जो कि वीडियो में एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि वो अनयूजुअल था नहीं था, वट एवर इट इज। तो एक चीज तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये वो वैलिड पॉइंट्स है जिनसे कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। आई नेवर सेड दैट, राइट। उसके बाद टेक ऑफ था, हमको थोड़ी देर में 20 मिनट बाद 20-25 मिनट बाद एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। बट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे मैंने फिर से चीजें वो बाहर विंडो के देखा, तो वो एक जो टेक ऑफ के टाइम फ्लैप का बिल्कुल पीछे पार्ट है, बीच में है, वो नीचे हो रहा है बार बार, नीचे ऊपर। तो वो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे से स्पेसिफिकली वही वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा था, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। आई एम ए ट्रैवलर, मैं एक नॉर्मल पैसेंजर हूँ, राइट। हाँ, मुझे एविएशन में इंटरेस्ट है, तो बट मैं हर चीज को अब रिकॉर्ड, अगर अब मैं ये तो है नहीं कि मैं अगर फ्लाइट में हूँ और ये फ्लाइट क्रैश हो गई है ये, और मेरे पास जो प्रूफ थे और जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं हर चीज को रिकॉर्ड करता। इतना कोई नहीं करता है, ये चीज भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो था, मैंने जैसे कि वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे कि एसी वॉज नॉट वर्किंग। जब ग्राउंड पे था एसी नहीं चल रहा था। कई लोगों ने इस पे बोला, एविएशन एक्सपर्ट्स में जिनके साथ मैं समझता हूँ इस चीज को कि हाँ मे बी ये चीज हो सकती है, उन्होंने बोला कि फॉर अ बेटर ट्रस्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एसी को बंद करके रखा जाता है, ठीक है। सब लोग परेशान थे, गर्मी थी, एटलीस्ट हम सब ने, मतलब मेरे यहाँ तो मैंने तो कुछ बोल नहीं पाया कि मैं विंडो सीट पे था, मैं प्रेस कर रहा था उसको बार बार, बट द क्रूज वर इन रश क्योंकि टेक ऑफ के लिए ऑलमोस्ट रेडी था फ्लाइट। पहले तो मैं बैठा रहा, मेरे को लगा हो जाएगा। टैक्सी के बाद, टैक्सी नहीं, जब पुशबैक हुआ तो फ्लाइट एक जगह पे खड़ी थी 10-15 मिनट के आसपास। तो उस टाइम वो था। और टेक ऑफ के बाद जो था, टेक ऑफ के बाद मैंने विंडो सीट से मिडिल सीट पे स्वैप कर लिया अपने फादर के साथ। हाँ, उसके बाद एसी का कंप्रेसर चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑन ऑफ करके ही था वो, ये नहीं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर। इट वाज कभी मतलब ठंडा ठीक सा कर रहा है, कभी फिर वही सी गर्मी वाली फील आ रही है। मतलब जितने भी एक नॉर्मल फ्लाइट होती है, ये भी नॉर्मल फ्लाइट ही थी वैसे तो, बट जो भी एक यूजुअल होता है टेम्परेचर और ये सब, वैसा नहीं था। जो भी पहले उस फ्लाइट में और भी लोग थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों से भी कनेक्ट किया जाए, क्योंकि जब हम अहमदाबाद लैंड किए थे और जो उनकी बस से हम अराइवल हॉल पे जा रहे थे, तो उसमें भी लोगों ने एंटर करने के बाद ये बोला था कि प्लेन से ठंडा एसी तो बस का एसी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। AI-171 दुर्घटना के बाद गुजरात में 100 से ज्यादा डॉक्टर अस्पताल में मौजूद। अहमदाबाद में AI-171 विमान दुर्घटना के बाद गुजरात इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने बताया कि सरकार के सहयोग में 100 से अधिक डॉक्टर अस्पताल परिसर में जुटे हैं। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे में 4 मेडिकल छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी ने अपनी जान गंवा चुके हैं। डॉक्टर शाह ने ये भी बताया कि छात्रावास क्षेत्र से 45 से अधिक मेडिकल छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वे लगातार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, स्वास्थ्य सचिव धनंजय त्रिवेदी और बीजे मेडिकल सिविल अस्पताल के अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के बीच सभी संबंधित विभाग और अधिकारी मिलकर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल सके। They received the call from the BJ Medical College yesterday at around 1:40 p.m. and immediately we put our broadcast message to each and every member of the Ahmedabad and the nearby Gujarat state nearby city. We have sensitized all the doctors from the IMA Ahmedabad as well as the nearby city like Anand, Nadiyad, Mehsana nearby city.
we have kept our all the doctors ready, and we have received the message that you require more the orthopedic surgeon, anesthesiologists, critical doctors, and plastic surgeons. So we have targeted all the specialist doctors, and all the more than 100 doctors reached to the civil hospital campus to take care and to support the government, all the officials, authorities with the in concern with all the CM sir, our Bhupendra Bhai Patel sir, Health Minister, Health Secretary, all the authorities of the BJ Medical College, and we are in hand to hand and with the shoulder to shoulder all the movements with the government authorities to save the remaining those patients who are coming from the hostels building. But unfortunately, we have lost our 4 medical students, 1 doctor's wife, and fortunately, we have saved more than 45 medical students in the hostel area. They are all the clinically stable, and we have taken all the rounds with the government doctors and all the paramedical staffs. And we need the necessary steps to safeguard all the students and then counsel with their parents, those who are available in the campus also. And we are continuously in touch with our blood donation drive, and we are in continuously touch with the blood bank authority, Dr. Nidhi Ben. She's in charge of the civil hospital campus, and we are continuously in touch with the requirement also. So hello. Yes, sir. Please continue. And we have kept our 3 to 4 teams nearby hospital also. And we have kept our 3 or 4 teams also ready to nearby hospitals of the civil hospital, nearby hospitals. All the doctors ready with another hospitals to suppose the patients coming to the nearby hospital. So we have our IMA Gujarat team also sitting with the nearby hospitals also. And we have taken enough rapid force like actions and to support all the government authorities and the government structures and all the doctors. Our ultimately goal to those who can survive their life and we can save their life and in initial golden hours, that is our main prima focus. And we are in a good relation with all the authorities also. Sir, you spoke to the CM also regarding this? Right. We are continuing in touch with the CM Bhupendra Bhai Patel sir. We have during their round we have with them. Also, there are Harsh Sanghvi, our Home Minister also. We are continuously in touch with the Hrishikesh Patel and our Health Secretary Dhananjay Dwivedi, and also authority of the BJ Medical Civil Hospital, Supreme Dr. Rakesh B. Joshi, and all the team members. We are in hand to hand with this calamity and this unfortunate incidents, and we are always in support. IMA Gujarat in support with the government authorities to pass this time, and it's a very crucial time. It's a very tragic incident. And ultimately, our goal is to save our golden medical students and all the lives also. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने परिवहन सुरक्षा पर चिंता जताई। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने परिवहन सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सड़क, हाईवे मार्ग और रेलवे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रिया सुले ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। उन्होंने सांसदों से खुले तौर पर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए हमने उनके साथ मिलकर काम किया है, लेकिन रेलवे और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्थिति चुनौतीपूर्ण रही है। सुले ने यह भी कहा कि दुर्घटनाएं भयावह होती है, वे इस विषय को संसद में उठाने जा रही है। उन्होंने रेलवे में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश में रेलवे सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है और इसे सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार को और प्रयास करने होंगे। सांसद ने दुख व्यक्त जताते हुए कहा कि भारत के लिए ये 24 घंटे बहुत कठिन रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को एक बेहतरीन सहयोगी बताया। Well, I think the entire transport, be it roads, be it airways, or be it civil aviation, I think there are a lot of concerns, especially about safety. And I would thank Gadkari Saab because he has been somebody who has been openly asking MPs to focus on safety. So road safety has been a high priority of Gadkari Saab, and all of us have tried our best to work with him to make sure infrastructure improves, as well as safety has to be a high priority. But unfortunately, our experience in railways as well as civil aviation has been extraordinarily challenging.
The amount of accidents are very, very alarming. And I am going to be discussing when Parliament starts, or even before that, I'm going to go and meet Ashwini Vaishnav ji and discuss with him, because the number of people using railways in Mumbai is a very, very large population, and it's the lifeline of Mumbai. So I think Government of India needs to put in a lot of efforts and improve safety in railways in Mumbai and pan-India one. And civil aviation seems to be a big alarm. It's actually not just a red flag, it's been a red flag for a long time. So I request Government of India to come out with a white paper for the last 10 years in the civil aviation Mantralaya. Prime Minister visited crash site yesterday. This morning. This morning, and he also paid for the victims. How do you see it? No, I think it's very, very painful. I appreciate yesterday Amit Shah ji went, today Honorable Prime Minister went, and I think the whole country, and not just country, internationally people have reached out. A lot of my friends living all over the world have texted us saying, listen, hey, I hope nobody lost any loved ones. So it's been a very, very difficult 24 hours for all of India, I think. We are all deeply pained. There were little children, senior, and Vijay Rupani ji, who's been a most wonderful colleague to all of us. So it's really been a very difficult time for all Indians, I think. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सपा नेता राजीव राय ने विमान हादसे पर संवेदनाएं जताई। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने एयर इंडिया विमान के दुर्घटना पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है। राजीव राय ने सवाल उठाया कि आखिर इस विमान को उड़ान भरने की अनुमति क्यों दी गई थी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस गंभीर मामले में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो पूरी जवाबदेही तय करे और दोषियों को दंडित किया जाए। सपा नेता ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई और उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिक गंभीर और जिम्मेदारी कदम उठाएगी। Look at those videos, you feel that tears rolls out from your eyes. You know, very painful. My whole heart goes out for the victim's family, and I offer my deep condolences. May God give them strength to bear this loss. But I also want, this is not a time to play any kind of politics. I'm not making any political statement, but like a common citizen of this country, because I had a similar experience with the same Air India a month back when I also started reciting Hanuman Chalisa, because the kind of turbulence we were facing in that aircraft and nothing was working there also. So I want the accountability to be fixed. Whoever is responsible for allowing this kind of aircraft to take off, and that I imagine that passengers who could not bear that from Delhi to Ahmedabad and same aircraft was allowed to fly for London. Somebody has to be accountable, somebody has to be responsible. Why this first place aircraft was allowed to take off? I urge government to constitute a high level committee, fix the accountability and punish them exemplary. I mean, you for your own lethargic attitude or for greed, whatever, we all know what kind of corruption is going on in this civil aviation. Right from the timing to the route, everything is decided on money. You do what hell you want to do, but nothing should be done where the passenger's life is in danger. That strict action must be taken against the culprit who allowed this aircraft in the very first place to take off from Delhi, forget about Ahmedabad. This kind of aircrafts, I mean, just again imagine the family member of the victims, what the pain they are going through. So I hope government will be very serious and ensure that in future this will not be repeated and action also must be taken. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मेघालय पुलिस ने 7 दिन में राजा रघुवंशी हत्याकांड सुलझाया। मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोही ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के समाधान को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब जब मेघालय का नाम साफ हो गया है और हमारी पुलिस की कार्य कुशलता पूरी तरह साबित हो गई है तो राज्य के पर्यटन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पॉल ने कहा कि मेघालय के पास ऐसा पुलिस बल है जो एकमात्र 7 दिनों में इतने गंभीर और सनसनीय हत्याकांड को सुलझा सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कैबिनेट ने पुलिस विभाग की भूमिका को मान्यता देते हुए इस पर औपचारिक चर्चा की है। इसके बाद औपचारिक समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कर्मियों का सम्मान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे न केवल मेघालय बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा, क्योंकि अब राज्य ने दुनिया को दिखा दिया है कि ये एक अपराध मुक्त और पर्यटकों के लिए अनुकूल स्थान है, न अपराध प्रवण जैसा कि गलतफहमी थी। Following this incident of the Sola incident, Meghalaya police has cracked all these cases within a short period of time, and the tourist cabinet has also decision on this Sola incident. So, can you briefly say about this, what was happened, and how is the Meghalaya police has cracked these incidences, and the decision of the cabinet? No, the cabinet today only discussed informally about our acknowledging the role of the police department. So we will have a formal ceremony where the DGP and senior officers will be invited, and government will grace them and give them words of encouragement and support. And also we will discuss about this security scenario in the state. You have actually holds the tourism department, and following this incident, do you think that any impact on the tourism sector in this state? No. Lots of the percentage has been come out. Now that the name of Meghalaya has been cleared, now that the efficiency of the police department of Meghalaya has been proven, the opposite is happening. More and more tourists are flocking to Meghalaya. Okay. So what do you expect? Is it will be cross the previous records? Yes. It's a major boost, not only to Meghalaya but the entire Northeast, because now we have proved to the rest of the world that we are crime-free, that we are not crime-prone as was projected by some media houses. We are crime-free, we are tourist-friendly, and the region itself, the entire region itself is safe. So the state government has taken up all the measures to make the crime-free state of Absolutely. We have a police force that could solve such a sensational murder case in 7 days' time. So it's... आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ को लेकर धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली से अधिवक्ता नवप्रीत कौर ने कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ को लेकर उठाए गए गंभीर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ समूह ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग करने वाले सिनेमाघरों को जलाने की खुलेआम धमकी दी। खासकर कर्नाटक के सिनेमा हॉल और तमिल भाषी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। नवप्रीत कौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, जिसमें नफरत भरे भाषण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया था, राज्य सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही सुरक्षा प्रदान की। इसके विपरीत कर्नाटक फिल्म चेंबर ने दबाव में सिनेमाघरों के फिल्म रिलीज न करने की सलाह दी, जिससे फिल्म पर प्रभावी पाबंदी लग गई। उन्होंने इसे कानून और व्यवस्था की विफलता और संवैधानिक अधिकारियों के लिए बड़ा खतरा बताया। इस गंभीर मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए थे क्योंकि वहां पे जब ये एक तमिल मूवी के रिलीज को लेके
सोशल मीडिया और वहाँ के जो कुछ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ऐसी थ्रेट्स दी कि हम लोग उन थिएटर्स को आग लगा देंगे जो इस मूवी को रिलीज करेंगे, बिकॉज उन्होंने उन थिएटर्स को टारगेट करा, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को टारगेट करा, जिसकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी स्टेट ऑफ कर्नाटका में। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जहां पे ये बोला गया है कि अगर कुछ ऐसी हेट स्पीच होती है जहां पे वायलेंस को लेके एक इंसाइटमेंट करते हैं कोई भी फ्रिंज एलिमेंट, कोई भी इंडिविजुअल, वहां पे चाहे आपने एफआईआर किसी ने लॉन्च नहीं भी करा, बट ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुओ मोटो अपना एक एक्शन ले, कंप्लेंट नहीं भी है तो भी एक एफआईआर लॉन्च करे, एक इन्वेस्टिगेशन करे, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कोई हानि ना पहुंचाई जाए। बट स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये हुआ कि किसी ने कुछ नहीं करा। देयर आर ओपन थ्रेट्स, सोशल मीडिया पे कह लो, उनके वो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस की कह लो, तो जिस वजह से जो थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, उनके पेट्रन्स कह लो, उनके स्टाफ को कह लो, या जो वो थिएटर थे जिनको वो मूवी रिलीज भी करनी थी, बिकॉज ऐसी थ्रेट्स हुई, केएफसीसी ने बैन कर दिया इन थ्रेट्स के अंदर, तो वो मूवी रिलीज नहीं कर पाए इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के चलते हुए। अब कोर्ट ने क्या किया? अब कोर्ट ने, हमने यहाँ पे मैटर लगाया पीआईएल के थ्रू, तो कोर्ट ने अर्जेंसी देखते हुए कि ऐसा एक सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का पूरी स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्रिएट हुआ है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को टारगेट करते हुए 1991 की रॉयट्स का कॉल सोशल मीडिया पे कि हमें ये करना है, और वो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस के कि हम थिएटरों को जला देंगे जो ये मूवी रिलीज करेंगे, उसके गार्ड के अंदर ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बैन लगाया है, उसके अगेंस्ट मूवी क्या रिलीज होना ना होना एक अलग बात है, बट ऐसी हेट स्पीच देके एक स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हमारा जो तंत्र है उसको खराब करने का जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं, हम उसके लिए मेजरली यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि ऐसा आगे से ना किया जाए, कि इतना लोगों की जान के साथ उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग ऐसी थ्रेट ना क्रिएट करें। कोर्ट ने आज क्या किया है? नोटिस? तो नोटिस आज इस सिचुएशन का नोटिस मतलब लेते हुए उन्होंने नोटिस इशू करा है, और हमें ट्यूसडे को वापस इसकी हियरिंग के लिए बुलाया गया है, और रिस्पोंडेंट्स को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, तो अगली हियरिंग ट्यूसडे को होगी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष ने बचाई अपनी जान। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष ने अपनी जान बचाने की दिल दहला देने वाली घटना साझा की है। उन्होंने बताया कि आग लगने के दौरान उन्होंने बिल्डिंग से तुरंत भागना शुरू किया और सामने की बाउंड्री वॉल फांदकर बाहर निकलने में सफल रहे। डॉक्टर पीयूष ने कहा कि इस दौरान उनकी टांग में मोच आ गई, लेकिन यदि वे 15 से 20 सेकंड और अंदर रुक जाते तो दम घुटने से उनकी मौत हो सकती थी। उन्होंने बताया कि कई लोग अपने परिवार के साथ बिल्डिंग के अंदर ही फंसे हुए थे एकदम से, एंड उसके बाद मैं सीढ़ियों से उतरा तो पूरा मतलब सफोकेशन में ही था सब कुछ। सरवाइव करके सामने वाली बाउंड्री में कूद के गया तो उसकी वजह से मुझे स्प्रेन हुआ। क्या टूट गया है? नहीं टूटा नहीं, स्प्रेन जैसा है, अभी एक्सरे करवाया, ठीक है, बच गया। अच्छा। अगर 10-15 सेकंड में रुक जाता तो फिर मैं नहीं निकल पाता। मतलब क्या होता? मतलब सफोकेशन एस्फिक्सिया से मर जाते। किसी का ऐसा कोई हादसा हुआ है? बहुत सारी फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ, जो इस साइड से पीछे की साइड से उनका हुआ है। मेरा थोड़ा आगे की साइड था तो मुझे सिर्फ ब्लास्ट वेव्स और थर्मल वेव्स और धुआं यही सब हुआ, कांच टूट गया। क्या नाम है? पीयूष। आप डॉक्टर? जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, बस मेरा किसी जूनियर के उसके रूम पे आया हुआ था मिलने के। कितने लोग रहते हो? कितने परिवार रहते हैं? सभी फ्लैट्स में रहते हैं। कितने फ्लैट्स है? 25 हॉस्टल है? हाँ, हॉस्टल। कितने लोग रहते हैं अंदाज़ा? हर फैमिली, सबके साथ फैमिली है, डॉक्टर्स के साथ, किसी की वाइफ, किसी के साथ बच्चे का। अभी आप कहाँ जाएंगे? मैं सेकंड फ्लोर से नीचे उतरा था सफोकेशन में, देन मैं निकला बाहर तो हर तरफ आग लगी हुई थी, सराउंडिंग में सब तरफ। तो मुझे सामने की तरफ जो खाली ग्राउंड था उसमें मैं जंप किया, सेकंड फ्लोर से नहीं, सामने जो बाउंड्री वॉल है कंक्रीट वाली, उसको चढ़ के उसको जंप किया। मतलब मैं खुद ही रेस्क्यू होकर धीरे धीरे चला गया, फिर मैं बाद में सब चीजें बाद में आई। आई वॉज द फर्स्ट। मैं देखना बाकी सब जल ही गया है मोस्टली, बाकी देखना नहीं, वो सब सेफ है। मतलब वो यहाँ नहीं थे बाई गॉड्स ग्रेस। हाँ। आपका पूरा नाम सर? डॉक्टर पीयूष।
जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन्नई में मेट्रो ट्रेन का हिस्सा रहा 43 वर्षीय रमेश की मौत। चेन्नई तमिलनाडु से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कल रात मनाकप्पम में LDT मुख्यालय के पास निर्धारित चेन्नई मेट्रो रेल ट्रेन का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में नागरकोइल के रहने वाले 43 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। चेन्नई मेट्रो रेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रमेश के परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही निर्माण का जिम्मा संभाल रही कंपनी LND ने भी 20 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा रमेश के परिवार को प्रदान किया है। इस गंभीर दुर्घटना की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो ये पता लगाएगी कि निर्माण के दौरान किन कारणों से ये हादसा हुआ और किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CPI नेता बिनॉय विश्वम की नागरिक उड्डयन मंत्री से इस्तीफे की मांग। तिरुवनंतपुरम से CPI के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जो यात्री भारी किराया चुका कर हवाई यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। बिनॉय विश्वम ने कहा कि विमान दुर्घटनाएं अब एक सामान्य आवर्ती घटनाएं बनती जा रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हर बार एक ही बात सुनने को मिलती है, जांच का आदेश दिया जाएगा, लेकिन ये मजहब औपचारिकता बनकर रह गई है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि देश को एक कड़ा संदेश जाए। उनका आरोप था कि अब सभी विमानों का संचालन निजी कंपनियों के हाथ में है और ये फैसले केवल व्यावसायिक नहीं बल्कि लाभ के लिए किए गए आपराधिकृत है। बिनॉय विश्वम ने ये भी कहा कि सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन उनमें पूरी तरह से सुरक्षा नियमों को लागू करने का साहस नहीं है। It is a very serious issue. What's the guarantee of the lives of the passengers? Paying huge costs, their travel in flights to various destinations. They have only one hope, to reach there safely. For that safety and for that swiftness, they pay the huge amount as the ticket costs. What's the guarantee of their security of life? Serious question. What we have seen is that airplane crashes have become a continuous phenomena. In one place or another it happens. Sometimes few people will die. As it happened yesterday, very huge number of people all of a sudden died. Who is accountable? When such casualties for huge number of people's lives happens, there should be somebody accountable. Someone has to come and answer the country. I heard the minister saying that he will entrust an inquiry to somebody. That's only an eyewash. After every accidents, after every loss of human lives, ministers will come and say about this inquiry. What will happen after that inquiry? Who will be booked after the inquiry? How the country will know about the aftermath of the inquiry? All these are big blanks, nobody knows. So there should be somebody accountable and answerable before the country. And I believe that at this instance, it is the Civil Aviation Minister who should be accountable to this. So, taking the responsibility morally, I feel, the country feel, that he should resign with immediate effect. That's a message to the country.
The whole world is shocked. I don't want to tell you the human feelings and sorrows behind this tragedy. So there should be a moral responsibility for that. A legal responsibility also is there. And now immediately the political chiefs have the moral responsibility. So the minimum thing that he can do now is to resign from the posts. One more thing. Now in the country there is no government aircrafts. All the aircrafts are now run by the private companies. India do not have a national carrier. We were having this. Now when a country, when a government, which always talk about national pride, began to rule this country, we have seen even the remaining one national air carrier is also privatized. So everything it is with the private companies, private operators. They have only one goal: to loot the people, to amass maximum wealth. For their amusement of wealth, they don't care about the safety of their crafts. Many of them are very old. They buy it or they lease it at a very good price for them. But it may be a good price for them. But the quality of the airplane, the functioning of that engines and its, I don't know the details, all that are question marks. Nobody has any guarantee about that. At the cost of the human lives, they are doing it. So this loot may help them to amass good wealth, huge profits. For that profit, they are doing this. It's a play, it's a gimmick, it's a criminal attack on the lives of the people. And they share the profits between the political bosses and the private operators. So, do you think in a brief that what you're saying is like with the help of government, private operators are looting the money and they are not accountable for all these incidents, right? What else can happen? Without the consent and knowledge of the government, no private operators can run an air company. So the government knows everything, but the government has no courage to tell them, make sure that your flights are 100% safety guaranteed. No guarantee is there. They gave them their permission and they operate as they like. But the thing is that the people travel in the flights, in the planes, they are innocent people. Without their knowledge, without their consent, they are put to death by the private operators with the connivance of the government. So there's a phrase called, if it's going and not going, it's an old phrase. It shows the concerns about the people of the Boeing airplane. So do you think government should put forward a guidelines for the safety about the flight, the safety of the people? Boeing is a big name, the global air industry. It's a very big name, which they always claim it has so many qualities and plus points. But this world knows, on several occasions, this big name killed the people. Killed the people. So one question is there, is a big brand name of a manufacturing company will save that company from its criminal deeds? Or is it a green flag for them to do whatever they like? Any big name in the industry or anywhere they are. But the biggest and the most important thing is the human lives. No big company, no big brand name, no profit motive, nothing is more important than the people's lives. They are promoting and preaching big names. And with that promotion of big names, if they want to kill the people and the world should tell them very categorically, this cannot be allowed. And we ask the government, does the government have the courage to tell like that? So now the
plan and in three sides. General Muhammad Bakari, the chief of staff, has been died, and most of the armed chief has been dead in that incident. So how do you handle that incident? It's a absolute violation of international relationships and the आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रभास की द राजा साहब का टीजर ऑनलाइन हुआ लीक तो भड़क गए मेकर्स। प्रभास की फिल्म द राजा साहब का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। पैन इंडिया रिलीज होने वाली इस फिल्म का टीजर 16 जून को रिलीज किया जाना था, पर इससे पहले ही इसके कुछ व्यूज लीक हो गए हैं। इससे मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है और वे गुस्से में भी है। मेकर्स ने सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी डाली है। द राजा साहब के टीजर के कुछ सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे देख मेकर्स भी सन रह गए। उन्होंने बिना देर किए एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें बताया कि अगर किसी ने भी द राजा साहब का कोई लीक कंटेंट भी पोस्ट किया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर छत्तीसगढ़ डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने जताया शोक। बोले ये सीखने का विषय है कि ये क्यों हुआ। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने दुख जताया है। विजय शर्मा ने कहा, भगवान मृतकों के परिवारों को शांति प्रदान करे। मुझे बहुत दुख है कि विजय रूपानी अब नहीं रहे। ये सीखने का विषय है कि ये सब क्यों हुआ। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोगों की जान चली गई है। वहीं क्रैश होने वाले जगह पर मौजूदा कई लोगों की भी जान गई है। दरअसल ये हादसा गुरुवार को हुआ था। एयर इंडिया की AI-171 बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन की ग्रैंडविक के लिए उड़ान भरी रही थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरलाइन ने बताया कि विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक ही जीवित बचा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूपानी जी के साथ भाइयों की तरह किया काम, बोले नितिन पटेल। गांधीनगर से गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस खबर ने लाखों करोड़ों गुजरात वासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को झंझोर कर रख दिया है। नितिन पटेल ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने सौभाग्य मिला था कि वे विजय रूपानी जी के साथ डिप्टी सीएम के रूप में काम कर पाए। उन्होंने बताया कि दोनों ने भाइयों की तरह मिलकर गुजरात राज्य की सेवा की और कई अहम फैसलों के साथ मिलकर काम किए। उन्होंने विजय रूपानी के विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए अपूरणीय क्षति है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय विजय भाई रूपानी जी का कल अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसमें दुखद निधन हुआ है। यह समाचार कल दोपहर से पूरे गुजरात में और देश भर में और दुनिया भर में फैल गए। उसको सुनने के बाद, टीवी पर उसको देखने के बाद लाखों करोड़ों गुजरातियों और भारतीय जनता पक्ष के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ है। विजय भाई रूपाणी जी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसके साथ काम करने का एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुझे मौका मिला था। हम दोनों भाइयों की तरह गुजरात सरकार की कामगिरी का, व्यवस्था का संचालन करते थे और पूरे गुजरात का हर घर में गुजरात सरकार की और भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। खास करके सौराष्ट्र में पीने के पानी की जो बहुत बड़ी पुरानी अछत थी उसके निवारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब उन्होंने जो सौनी योजना शुरू की थी
उसको पूर्ण करने के लिए भी विजय भाई ने मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत काम किया। और अभी जो सौराष्ट्र को पीने का पानी या किसानों को खेती का पानी मिल रहा है, इसमें विजय भाई की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। विजय भाई जीव दया प्रेमी थे। हमारे गुजरात सरकार के सभी अस्पताल अच्छे हो, कोरोना के समय में सभी मरीजों की अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट हो। वैक्सीन देने का समय आया तब वैक्सीन लेने के लिए शुरुआत में कोई हिम्मत नहीं करते थे, तब विजय भाई और मैंने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाके सबसे पहले वैक्सीन लेके लोगों का विश्वास प्राप्त हो ऐसा किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन से विजय भाई ने जो 5 साल से ज्यादा समय तक गुजरात का हर एक प्रकार का जो विकास किया वो बेमिसाल है। और विजय भाई मुख्यमंत्री नहीं होने के बाद भी उन्होंने बहुत लोगों के साथ रहकर काम किया। गुजरात की जनता में भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं में उनकी बहुत लोक चाहना थी। वो संगठन के भी बहुत बड़े माहिर और जानकार थे। हमारे महामंत्री भी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में भी थे, फिर बाद में मुख्यमंत्री बने और राज्यसभा के भी सभ्य थे। इस प्रकार सभी क्षेत्रों का उनका अनुभव था। ऐसे विजय भाई का ये जो देहांत हुआ है, इसके कारण दुनिया भर में बसे हुए करोड़ों गुजरातियों को, करोड़ों भारतवासियों को बहुत दुख हुआ है। मैं हम सबकी ओर से उनको नमन पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।